साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि सभी को पता है, एनटीए नेट दिसंबर का नोटिफिकेशन आ गया है और 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में हमारी एग्ज़ाम होने वाली है। तो उन्हीं के अनुसार किसी भी एग्ज़ाम में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं, वह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं के अनुसार हम भी आज से हर रोज़ एक वीडियो जो पीवाईक्यू प्रश्नों पर, यानी पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों पर चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो उसी के अनुसार हम आज से जो मार्च 2023 में पेपर हुआ था, उसमें जो प्रथम शिफ्ट का पेपर है, उसमें से ही आज कुछ क्वेश्चन आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। तो ऐसे ही सभी प्रश्नों का, या हम इस चैनल पर जो अन्य कुछ विधाएँ हैं, उसमें उपन्यास, अन्य गद्य विधाएँ, वह उसमें भी हम लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा रहे हैं। वह सभी का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज यह हमने पेपर जो लिया है, यह है यूजीसी नेट परीक्षा मार्च 2023 प्रथम पाली यानी प्रथम शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें से पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो भाषा के रूप में प्रथम जो है, यह मिलता है खालिक बारी। खालिक बारी में प्रथम बार जो है, खालिक बारी ग्रंथ में प्रथम बार अवधी भाषा का प्रयोग मिलता है, किया हुआ है। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? यह दूसरा प्रश्न है। तो प्रथम राजभाषा आयोग की जो स्थापना है, वह इसमें हमारा जो उत्तर होगा वह होगा डी। डी होगा। जैसे कि 7 जून 1955 में बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो बघेली बोली यह अर्धोमागधी से विकसित हो चुकी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सी है? यानी प्रश्न चौथा चल रहा है कि जो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से है? तो उसमें से होगा झ, जो है वह हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? जैसे कि आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। तो इसमें से आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि साहित्य इतिहास वर्णित है? तो इसमें से मेरे ख्याल से इसमें हमारा जो उत्तर होगा वह होगा बी। जैसे 693 से 1693 से वर्णित है। देसिल बना सब जन मीठा, ते तैसन जपओ आओ हटा। किसने कहा? यह पंक्ति किसकी है? देसिल बना सब जन मीठा, ते तैसन जपो आओ हटा। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति विद्यापति की है। राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? जैसे राधा का प्रेम संवेदन संवेदन से जीवन को समझाने का यत्न, यह कनुप्रिया रचना में मिलता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित 1.5 हिंदी का टाट किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध। तो इसमें से जो हमारा सही विकल्प होगा वह है उपन्यास। तो 1.5 हिंदी का टाट, यह जो है उपन्यास विधा की रचना है। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई चाबे, चिटिया हो तो हर कोई बाचे, निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? तो यहाँ जो है, यह चिटिया हो तो हर कोई बाचे, यह फणीश्वर नाथ रेणु के पत्र साहित्य का संग्रह है। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका कथन है या किसने माना है? भट्ट ललोट ने, भट्ट नायक ने, शकुंक और अभिनव गुप्त ने। तो यह माना है, यह भट्ट ललोट ने माना है। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के
कितने भेद निर्धारित किए हैं। जैसे आचार्य क्षेमेंद्र ने सूक्ष्म अतिसूक्ष्म अवयवों से लेकर विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं। तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद माने हैं, निर्धारित किए हैं। मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? तो उसको पदपूर्वांत वक्रता कहा जाता है। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न देखते हैं। यह हमारा 13 नंबर का प्रश्न है। लिरिक बैलेडंस 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? तो लिरिकल बैलेंस यह किन दो कवियों की रचनाओं का या कविताओं का संग्रह है? तो यह है, देखो, यह वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज इन दोनों के कविताओं का संग्रह है। अब मैं ज़्यादा ऐसे पूरे ये नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरे विकल्प नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय लगता है। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ और तुरंत जो सही उत्तर है वह पढ़ रहा हूँ। किस भाषा का साहित्य में अगला प्रश्न है, किस भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था? यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन जो है यह रामचंद्र शुक्ल का है। कथन मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का परिणाम नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व नहीं था। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। यानी यह कथन क्या करता है? यदि कोई भाषा साहित्य में उपयोग की जाती है तभी वह भाषा है, तभी उस भाषा का अस्तित्व है, ऐसा मान रहा है ये। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन हंटर का है। अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? जैसे वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंधी किस विद्वान ने या किस चिंतक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं? तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा लियोतार्द ने किया है। अगला प्रश्न, उदंत मातरंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? उदंत मातरंड प्रकाश में लाने का श्रेय जो है यह बैजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय को जाता है। अगला प्रश्न, चौसरिया के खेल में रे जुंग मिलन की आस, नई अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है। तो कवि की इसमें नर्द शब्द का अर्थ होगा गोटी। अगला प्रश्न 19 नंबर का। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पितः ओ कहकर संबोधित करता है? अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता ओ कहकर संबोधित करता है? तो इसमें से सही उत्तर हमारा जो होगा वह है डी नंबर, खिला तिलक को। अगला प्रश्न, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है? जैसे अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यह संवाद राम की शक्ति पूजा में किसने किससे कहा है? तो यह कहा है, देखो, राम ने सुग्रीव से कहा है। अगला प्रश्न 21 नंबर का। नहीं, राम ने विभीषण से कहा है अन्याय जिधर है उधर शक्ति। यह जो कथन राम की शक्ति पूजा ने राम ने विभीषण से कहा है। और 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं आप। इसमें 21 नंबर का है, नयन चुवही जस महवट निरु, नागमती योग खंड की इस पंक्ति में महावट का सटीक अर्थ है। तो इसमें नागमती योग खंड में नयन चुवही जस महवट निरु, इसमें इस पंक्ति में महवट शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो इसमें महवट शब्द का अर्थ होगा महकता वट। अभी इसमें अगला प्रश्न देखते हैं।
झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है? अभी झूठा सच उपन्यास में जालंधर का वर्णन है, लखनऊ का है, नैनीताल का है, कानपुर का नहीं है। जालंधर में जैसे पूरी रहने आता है, लखनऊ में तो बहुत से कैंप होते हैं, नैनीताल में कनक रहती है जो कि पुरी की पत्नी है, लेकिन कानपुर का वर्णन यहाँ पर आया नहीं है। 23 नंबर का प्रश्न, मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? तो यह जो कथन है, यह 23 नंबर का कथन जो है गोदान का है। मगर यदि आप झूठा सच भी उपन्यास पढ़ते हो तो उसमें भी इसी समतुल्य आपको जो है कथन दिखाई देंगे। उपन्यास बामभट्ट की अगला प्रश्न, उपन्यास बामभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्ताव वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी है? तो मिस कैथराइन जो है ऑस्ट्रेलिया की निवासी है। अगला 25 नंबर का प्रश्न, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तो इसमें 25 नंबर का प्रश्न मैं फिर से दोबारा एक बार पढ़ता हूँ कि किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से यानी अधिक तरह से प्रयोग किया गया है? तो इसमें हमारा जो है तमस में किया नहीं है, झूठा सच में भी नहीं किया, शेखर एक जीवनी में भी नहीं किया। यह जिंदगीनामा उपन्यास में जो पारंपरिक गीतों के साथ बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का प्रयोग किया गया है। जैसे कि कभी भी हमें प्रश्न पेपर देने जाते हैं और प्रश्न यदि पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सबसे पहले अब जो हम पढ़ते हैं उत्तर विकल्प पढ़ने के बाद जो गलत विकल्प है वह गलत विकल्प पहले छाटिए, पहले उसको कट कीजिए और बाद में जो सही है वह लीजिए, अधिक आसान जाता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीशन वाली कहकर संबोधित करती है? इसमें नाम तो दिए हुए हैं, विकल्प में है चंपिया, जंगे की पुतियहू, लरेना की बीबी, राधे की बेटी सुनती। तो इसमें से वह टीशन वाली यानी जो स्टेशन के पास रहने वाली वह जो है वह जंगे की पुतियहू जो है वह पहले यानी विवाह से पहले वह वहाँ पर रहती थी स्टेशन में। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसमें चंद्रदेव से मेरी बातें यह कहानी जो है वह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो सर्वप्रथम 1904 में प्रकाशित हुई थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, यह जो सिक्का बदल गया कहानी में उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा है? तो इसमें जो सही जवाब है वह सही जवाब होगा ए नंबर। इसमें नवाब बीबी ने शाहानी से कहा है। जो नवाब की जो बीबी है वह शाहानी से कहती है कि जब वो घर से निकलती है और घर में वह बैठी रहती है शाहानी, और वह जब उसको घर से निकालने की बात करते हैं ट्रक आ जाता है और वह एक रोती है शाहानी और रोकर घर के अंदर बैठती है, तभी वह उसको आती है और वह जा रही होती, तभी वह कहती है कि नवाब की बीबी कि आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। यह जो है नवाब की बीबी शाहानी से कहती है। अगला 29 नंबर का प्रश्न है, पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है पाप। उपर्युक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो यह किस पात्र के द्वारा कहा गया है? पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है पाप। तो यह जो है यह कहा गया है, देवसेना ने यह कथन कहा है। 30 नंबर का अभी यह मैं जब प्रश्न पढ़ रहा हूँ तो देखिए कि कितने सूक्ष्मता के साथ प्रश्न रचनाओं के अंदर से पूछे जा रहे हैं। उन्हीं के अनुसार लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति यदि पढ़ना या अध्ययन करना आप आज से ही प्रारंभ करते हैं तो भी आप नेट क्वालिफाई होने की संभावना बन सकती है। तो 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं।
मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा। नहीं जाना जा सकता अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो संवाद है सिंह हरण द्वारा कहा गया है। मैं वह कथन फिर से एक बार पढ़ता हूँ। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर, यानी वह मानव कब दानव से भी भयानक और पशु से भी भयानक, पत्थर से भी कठोर यानी पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वश का हृदय वाला हो जाता है, यानी वह उसके मन में करुणा ही रहती, तब वह निर्वशकार यानी हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जा सकता अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। तो चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन सिंह हरण द्वारा कहा है। अगला 31 नंबर का प्रश्न है। 31 नंबर का प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। श्रीपत बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हैसियत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। तो यह 31 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो उत्तर है पर्याय देखते हैं हम पहले। पर्याय क्या है और बाद में हम एक मिनट, कहाँ पर आए थे हम? कहाँ गया? एक मिनट, अब भी आ जाएंगे हम। उपर्युक्त संवाद आंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया? तो यह जो है 31 नंबर का जो है, इसका सही उत्तर ये होगा। मैं फिर से एक बार वह कथन पढ़ता हूँ ताकि वह समझ में आ जाए। श्रीपद बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इन महान भारत के नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना सुहाता नहीं। तो यह जो कथन है अंजो दीदी श्रीपद का कथन है अंजो दीदी नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा तो है? बकरी नाटक में यह संवाद जो है सत्यवीर के द्वारा कहा गया है। अगला, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। यह कथन किसने किससे कहा है? तो यह कथन किसने किससे कहा है कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे? तो यह जो कथन है, यह कथन कहा गया है शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा गया है। वैसे प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की यह जो जीवनी है प्रेमचंद की, तो उसमें है, मैं आप परिधि या लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? तो यह जो कथन है
34 नंबर का प्रश्न, तो यह आपहुदरी नामक ग्रंथ का है। आपहुदरी जो आत्मकथा है उसकी है। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो चंपा पात्र का जो है वह हरिवंश राय बच्चन के जीवन में काफ़ी स्थान रहा है। 36 नंबर का प्रश्न, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्व भूमिका निभाई? अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में यानी किसके जीवन निर्माण करने में भूमिका निभाई है? तो वह जो है इसका उत्तर मनु भंडारी के जीवन में। 37 नंबर का देखते हैं, किस देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिससे जिससे इस खेत में आने से दूर अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध सी है? तो इसका जो उत्तर है वह एनटी ने भी नहीं बताया था, और मेरे ख्याल से यह जो है वह मजदूरी और प्रेम नामक निबंध में हुए संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएगी और यह भी बताएगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो यह जो कथन है विवेकी राय का है। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्यापति निवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? तो विद्या निवास मिश्र के निबंध निम्न में से कौन से नहीं है? कौन से नहीं? तो यह देखते कि साहित्य के सरोवर यह तो है उनका, कविता का कोश यह भी है, व्यक्ति व्यंजन यह भी, व्यक्ति व्यंजन गद्य यह भी उनका है, लेकिन छोटे छोटे जो सुख है वह नहीं है। तो इसलिए सही विकल्प सी होगा, छोटे छोटे सुख। 39 नंबर का। अभी अगला 40 नंबर का पढ़ते हैं, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों को का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजनक सहज प्रवृत्तियाँ रह गई है। उपयुक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत है? तो यह जो है वह 40 नंबर का, तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध से ली गई है। शोर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, यानी शोर ध्वनि जो होती है उसमें से निम्नलिखित जो कथ्य है उस पर विचार करने के लिए कहा है, तो हम जरूर विचार करेंगे। इसमें क्या कहा गया है? स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ। तो निम्नलिखित कथनों में से विकल्प में से हमें चुनना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह बी, और बी में कौन से आते हैं? उच्चारण की यानी जो स्वर ध्वनि होती है उसके संबंध में जो कथन सही कौन से है? तो उसमें से है, देखो, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है, और दूसरा है स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है, और अंतिमता है मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ। 42 नंबर का, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है, यानी क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य हैं? तो यह पहले कथन पढ़ते हैं, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सहकर्म क्रिया कहते हैं। अगला कथन है, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है वे समापिका क्रियाएं कहलाती है। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अकर्म क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो इसमें से जो सही विकल्प है वह है सी, और सी में कौन कौन से है? 2 नंबर जो मैं पढ़ता हूँ, जो कौन से विकल्प सही है। 2
उसमें से कौन से क्रिया में सही है वह मैं पढ़ता हूँ। सी नंबर में कैसे दो कौन से सही है? जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है उसको वे समापिका क्रियाएं कहलाती है, यह एक है। दूसरा है जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, यानी किसी शब्द के प्रयोग करते हुए किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है तो उसको भी, ये भी सही है। और बाद में जो है वह 5 नंबर का क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, यानी क्रिया के मूल रूप को अंश को धातु कहते हैं, यह एक सही है। भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी भारतेंदु युगीन जो कविता के संदर्भ में कथन है उस पर विचार करने के लिए हमें कह रहे हैं, तो हम अवश्य ही विचार करेंगे इस पर। तो इसमें से सही क्या है वह पढ़ता हूँ। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, यह सही है। दूसरा है गीत गोविंद और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, यह भी सही है। और उसके बाद का जो है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरण कविता में बंगला के पराय छंद का प्रयोग किया है, यह भी सही है। अभी 44 नंबर गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है कि कथन कौन कौन से सही है, तो उसमें से 44 में जो सही कथन है वही पढ़ूंगा, क्योंकि कैसा वहाँ एक संकुचित साधनों के आधार पर हमें वहाँ चलाना पड़ रहा है और वह हम चला रहे हैं। इसमें पहला जो होगा, एक मिनट, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।